अफ्रीकी देश मिस्र में वैज्ञानिकों को कुत्ते की तरह से मुंह वाले अजीब डायनासोर का अवशेष मिला है। यह आकार में स्कूल बस की तरह से था, लेकिन इसके हाथ बहुत छोटे होते थे। करीब 9 करोड़ 80 लाख साल पहले यह डायनासोर सहारा रेगिस्तान पर राज करता था। इस डायनासोर की हड्डियां वैज्ञानिकों को मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में बहारिया ओएसिस इलाके में मिला है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इस प्रजाति का नाम नहीं दिया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह प्राचीन जीव 2 पैरों वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने दोनों पैरों से चलता था। उसके छोटे छोटे दांत और गठीले हाथ होते थे। यह डायनासोर मांस खाता था और जब यह धरती पर रहता था वो 20 फुट लंबा होता था। यह डायनासोर सहारा के रेगिस्तान में पाए जाते थे। यह प्रजाति छिपकली की तरह से दिखने वाले एबिलोसॉरिड डायनासोर परिवार से ताल्लुक रखती थी। एबिलोसॉरिड डायनासोर क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। यह धरती पर डायनासोर का अंतिम समय था। एबिलोसॉरिड प्रजाति के डायनासोर के जीवाश्म इससे पहले आज के यूरोप और दक्षिणी गोलार्ध के कई इलाकों में पाए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये बहारिया में मिला है वह पहली बार है। इस नए अध्ययन बिलाल सालेम के नेतृत्व में मानसवारा यूनिवर्सिटी मिस्र ने अंजाम दिया है। बेलाल अभी अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के छात्र है, साथ ही बेना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सालेम ने कहा कि क्रिटेशियस काल के मध्य में बहारिया ओएसिस धरती के सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। उन्होंने कहा कि उस समय ये भी विशालकाय जीव कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, यह अपने आप में रहस्य है। हालांकि यह संभवतः इसलिए है क्योंकि वे एक दूसरे से अलग चीजें खाते थे, साथ ही अलग अलग जीवों का शिकार करते थे। यह डायनासोर की इस प्रजाति का पूर्वोत्तर अफ्रीका में सबसे पुराना जीवाश्म है। यह मनमोहक सुंदरता वाला एक नज़ारा है, तो कुछ अनजान पर्यटकों के लिए यह सिंकहोल मौत का दूसरा नाम है। दावा किया जाता है कि 120 मीटर गहरा सिंकहोल कई वर्षों में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। मिस्र के तट से दूर लाल सागर में ब्लू होल निकनेम गोताखोरों का कब्रिस्तान भी है। डेली स्टार की खबर के अनुसार माना जाता है कि आज भी इसके तल में कई लाशें मौजूद हैं जिन्हें खोजा नहीं जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एवरेस्ट पर मारे गए पर्वतारोहियों की लाशें मौजूद है जिन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सका। इसकी गहराई और अजीबोगरीब संरचना, जिसमें एक 26 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है, अक्सर नाइट्रोजन नार्कोसिस का कारण बनती है। ऐसी स्थिति जो उच्च दबाव के कुछ गैसों के सांस लेने के परिणाम स्वरूप पैदा होती है, जिसमें पीड़ितों को भ्रम का अनुभव होता है। कई लोग इसकी गहराई में उतरते हैं और परिणाम स्वरूप अपनी जान गंवा देते हैं। 1997 में ब्लू होल से 2 युवा आयरिश गोताखोरों के शव बरामद किए गए थे। ये दोनों शव एक दूसरे के साथ इंटरलॉक थे। माना जाता है कि एक ने घबराते हुए दूसरे को पकड़ लिया था और अपने साथी को अपने साथ नीचे खींच लिया था। कपल की याद में तट पर एक पत्थर रखा गया जिसके साथ दर्जनों पत्थर मौजूद है। इस वजह से कई लोग इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं। ब्लू होल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक इजरायली रूस शख्स यूरी की है, जिसने साल 2000 में अपने हेलमेट में लगे कैमरे में अपने आखिरी पलों को कैद किया था। यह फुटेज अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, के लिए सख्त चेतावनी का काम करती है। स्थानीय मछुआरों ने इन मौतों के लिए सदियों पुराने एक शाप को जिम्मेदार ठहराया है। कहा जाता है कि इस जगह पर एक लड़की की आत्मा मंडरा रही है जिसने शादी से बचने के लिए इसमें डूबकर अपनी जान दे दी थी।
चीन के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की है। वैज्ञानिकों ने एक घाटी के आकार के सिंकहोल की खोज की है, जिसके अंदर एक जंगल है। यह सिंकहोल वैज्ञानिकों को चीन के दक्षिण में स्थित गुआंगशाई जुआंग क्षेत्र में मिला है। यह सिंकहोल सतह से 630 फीट या 192 मीटर गहरा है। गुफाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने 6 मई को इस सिंकहोल की खोज की है। सिंकहोल जमीन के अंदर बनी गुफा की तरह आकृति को कहते हैं। वैज्ञानिकों को ये गुफा जब मिली तो उन्हें लगा कि ये गुफा अंधेरे से भरी होगी, लेकिन जब वे उसके अंदर गए तो हैरान रह गए। इस गुफा के अंदर एक जंगल था। सबसे हैरानी वाली बात ये कि इसके अंदर जो भी पेड़ थे उनकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर थी और ये प्राचीन समय से है। उनकी शाखाएं गुफाओं में आने वाली रोशनी की तरफ बढ़ी हुई थी। अमेरिका में नेशनल केव एंड कास्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक जॉर्ज वेनी ने कहा कि यह एक बेहद अच्छी खबर है। हालांकि वह इस रिसर्च में शामिल नहीं थे, लेकिन जिस संस्था ने ये गुफा खोजी है वो जॉर्ज वेनी के इंस्टीट्यूट से जुड़ी है। वैज्ञानिक इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि उन्हें कई न खोजी गई प्रजातियों के मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी चीन में कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ये सिंकहोल 306 मीटर लंबा है और करीब 150 मीटर चौड़ा है। जिस इलाके में ये मिला है वहाँ गड्ढे और गुफाएं होती है। बारिश का पानी यहाँ लंबे समय तक जमा रहने के कारण एसिड में बंध जाता है, जो पत्थरों में सुरंग और नालियाँ बना देता है। लगातार इसी प्रक्रिया से गुजरने के कारण ये गड्ढे बड़े हो जाते हैं। हालांकि इस सिंकहोल को पहली घाटी माना जा रहा था। वैज्ञानिकों को मिला 12.5 करोड़ साल पुराना मच्छर। इस पर बनी 3140 करोड़ कमाने वाली फिल्म जुरासिक पार्क फिल्म तो आपने देखी ही होगी। विशालकाय डायनासोर को दुनिया ने पहली बार बड़े पर्दे पर चलते फिरते देखा था। 30 साल पहले 1993 में आई थी। हालांकि भारत में इसे अप्रैल 1994 में रिलीज किया गया था। ये एक काल्पनिक फिल्म थी, लेकिन इसके बनने के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा फिल्म में जुरासिक पार्क बनाने वाले जॉन हैमंड रिचर्ड एटनबरो किस्सा सुनाते हैं कि एक मच्छर ने करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर को काटा था। वो किसी पेड़ पर जाकर बैठा और उस पेड़ से निकलने वाले गोंद में वो लिपट गया। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन गोंद में लिपटे होने के कारण उस मच्छर में डायनासोर का डीएनए सुरक्षित रह गया। उसी डीएनए से फिर डायनासोर बनाए गए। ये कहानी भले ही आज भी लोगों को काल्पनिक लगती है, लेकिन ये कहानी नहीं, सच्चाई है। इसी घटना पर जुरासिक पार्क बनने की कहानी लिखी गई। गोंद में लिपटा वो मच्छर आज भी है। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि जुरासिक पार्क फिल्म बनने के पीछे की असल कहानी क्या है। कैसे बनी जुरासिक पार्क की कहानी 1982 के किस्से के आसपास का है। यूएस के बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पायनर को उनकी कीट वैज्ञानिक पत्नी रॉबर्टा ने एक रिसर्च पेपर लिखा। ये रिसर्च एक पेड़ से निकलने वाले गोंद से लिपटे एक मच्छर के बारे में थी। ये मच्छर की वो प्रजाति थी जिसे एलिफेंट मॉस्किटो कहा जाता है। इसका आकार 1.3 इंच था। ये गोंद में लिपटा मच्छर लेबनान के एक पुराने घर को तोड़ते समय एक मजदूर को मिला था, जिसने उसे एक लैब तक पहुंचा दिया। जॉर्ज और रॉबर्टा ने अपने रिसर्च में खुलासा किया कि ये मच्छर करीब 12.5 करोड़ साल पुराना है। तब इस मच्छर ने किसी डायनासोर को काटा था। थ्योरी में ये थी कि मच्छर ने डायनासोर को काटा और एक पेड़ पर बैठा। पेड़ से निकलने वाली गोंद में वो लिपटा और पेड़ पर ही चिपका रह गया। गोंद में लिपटा था, इसलिए इसमें 12 करोड़ साल बाद भी डायनासोर का डीएनए सुरक्षित था। इस रिसर्च को तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट माइकल क्रिस्टीन ने पढ़ा। माइकल बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। कई नॉवेल लिख चुके थे। जॉर्ज पायनर की रिसर्च उन्हें इंटरेस्टिंग लगी।
इस पर किताब लिखने का मन बना लिया। माइकल क्रिस्टीन ने 1979 में एक नॉवल लिखा, उसे नाम दिया जुरासिक पार्क। ये कहानी मच्छर से मिले डीएनए से डायनासोर पैदा करने पर आधारित थी। नॉवल छपने से पहले हॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने इसे पढ़ा। कहानी उन्हें भी एकदम नई और जबरदस्त लगी। स्पिलबर्ग तब तक इस पर एक बिग प्रोजेक्ट फिल्म बना चुके थे। वे नॉवल बच्चों के लिए लिखा गया था, इसलिए कहानी भी ऐसी ही थी जैसी बच्चों को पसंद होती है। माइकल क्रिस्टीन से 20 लाख अमेरिकी डॉलर में ये राइट्स खरीदते थे, जो उस समय के हिसाब से काफी महंगा सौदा था। नॉवल के राइट्स खरीदने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पार्क फिल्म बनने का सफर। कहानी को फिर से लिखा गया। टारगेट था कि फिल्म बच्चों के साथ ही बड़ों को भी अच्छी लगे। 90 में शुरू हुई कहानी 1992 में पूरी हुई। अब कागजों पर जुरासिक पार्क उतर चुकी थी, सिर्फ शूटिंग और बाकी प्रोडक्शन वर्क बचा था। कागज से पर्दे पर कैसे उतरे डायनासोर? 1992 का जमाना फिल्म से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल वाला नहीं था। डायनासोर्स के मुखौटों के इस्तेमाल करके वीएफएक्स के जरिए उसे पर्दे पर उतारा जाता था। वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन ये बहुत एडवांस नहीं था। लेकिन ये तकनीक बहुत ज्यादा समय लेती थी। इस तरह की शूटिंग के लिए सबसे पहले हर सीन को स्केच किया जाता था। कई स्केच आर्टिस्ट एक एक सीन के फ्रेम को स्केच में बनाकर दिखाते थे कि फाइनल सीन शूट होने के बाद दिखेगा कैसा। इस काम के लिए स्केच आर्टिस्ट और फिल्म की यूनिट को दिन रात काम करना होता था। सबसे मुश्किल काम ये तय करना था कि फिल्म में डायनासोर की आवाज कैसी होगी। उनकी आवाज का कोई सैंपल नहीं था, ना कि किसी दूसरे जानवर की आवाज उसमें डाल सकते थे। तो तरकीब निकाली गई। डायनासोर की आवाज के लिए कई जानवरों की आवाज को मिक्स कर नई आवाज बनाई जाए। इस फिल्म में सुनाई दे रही ब्रैकियोसॉरस की आवाज गधे और व्हेल की आवाज मिलाकर बनाई गई थी। टायरानोसॉरस की आवाज कुत्ते, पेंगुइन, शेर, मगरमच्छ और हाथी की आवाज मिलाकर बनाई थी। फिल्म की कास्टिंग। फिल्म का खाका तो बन गया, लेकिन इसमें एक्टर्स चुनने में दिक्कतें आई। पहले 2 एक्टर्स जिन्हें लीड रोल के लिए ऑफर किया गया, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इसके बाद हॉलीवुड एक्टर सैम नील को लीड रोल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सैम ने बिना स्क्रिप्ट और कहानी सुने ही फिल्म साइन कर ली थी। इस फिल्म के लिए बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फाइनली अप्रैल 1993 में फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। फिल्म ने सिनेमाघरों में लगते ही धूम मचा दी। ये अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले फिल्म बनने में 192 करोड़ रुपए का बजट लगा था। फिल्म ने दुनिया भर में 3140 करोड़ रुपए कमाए। यह पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसे भारतीय लोग भी बच्चों और परिवार के साथ देखने सिनेमा हॉल पहुंचे थे। Hi friends, today in our motivational series we will talk about how to get rich using ESBI system. Rich always fascinates people. The fact that the 5% of the population holds the 95% of the total wealth is really captivating. What engages the other more is why only a certain group of people are able to become rich. Cash flow quadrant is basically having 4 quadrants, namely the E, the S, the B, and finally the quadrant E stands for employee or people that have a job on the bottom left. We have the S for self-employed or a small business owner. The self-employed is not having a job, he is the job. On the top right, we have the big business of around 500 people. The business owner is not having a job, neither is he the job himself. The business owner has or owns a system. Lastly, at the bottom right, we have the investor. The investor lets money work for him. Each of these categories has advantages but also disadvantages, and a society needs all of them.
One can become rich in all four quadrants, and we can also remain poor in all four quadrants. But it's easier to become rich when you are working on the right side. In addition, each of these quadrants becomes with an entirely different mindset and varying priorities to employ. For example, values, job security, and professional benefits like health insurance. You get a paycheck every month, and this security is more important to him than being financially free. Freelancers and self employed people, on the other hand, value the personal freedom they hate, working for a boss they crave to be their own boss. Independence has the highest priority. Business owners ask themselves, who can I do outsourcing, and creating financial freedom is up on their list. Finally, the investor already owns a substantial amount of money and asks where I can put my money in order to benefit the most. But we go further. Please spare time to like this video and subscribe to our channel so that we can keep motivating you. First, employee. Majority of people working in this quadrant. This is the default way of living and probably the most difficult quadrant to get rich. The reason why most people work in the employee quadrant is that they are programmed to do so from childhood. Most of the people get the same suggestion from their mom or dad while growing up. Study hard, find a high paying job, and have a secure life. There are very few proportions of children who get advice to open their business or to start investing from their parents. Moreover, our school, colleges, and university are also designed to create employees who need security, live from paycheck to paycheck, and want allowances. Second, self employed. They are sometimes also referred to as solo people. They own their job and many a time do all their work as they believe is perfectionism and do not trust anyone else with the job. Few examples of self-employed are doctors, lawyers, retail shop owners, small company owners, etc. They trade their time for money as compared to employees who enjoy the benefits of medical allowances and paid leaves. The earnings of a self-employed person are affected in case he falls sick. The self-employed people have to devote more time if they want to earn more. Their income is directly dependent on how much work they can do. Their time is money. Business owners. This is one of the best quadrants to get rich. This group of people owns the system or process where people work for them. According to Forbes, big companies are the ones with over 500 employees. However, in recent times, this rule is not completely valid. There are a number of big companies now which do not require 500 employees to work. For example, WhatsApp is a multi-billion company with even less than 50 employees working there, as compared to the self-employed who can't stop working if they want a regular income. The business owners do not need to trade their time with money as they own the system. Even in their absence, their employees will work for them. Investor. Investors are the fourth and the highest level of the cash flow quadrant. You cannot jump into this quadrant without being successful in one of the three quadrants discussed above. The investors are one of the most financially free groups and they make their money work for them. They invest in businesses, stocks, real estate, etc. Most of the time, the investors do not need to get directly involved in the working of the business or assets where they invest, and hence they get plenty of time and freedom. Therefore, employees E, self-employed S, business owners B, investors I. Difficult to get rich, easy to get rich. Their core value is to security. Their core value is freedom. This site consists of 95% of the population with less than 5% of total wealth.
This site consists of 5% of the population with more than 95% of total wealth. They trade time with money. Their money is not dependent on time. They make their money work. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe to motivate us to bring more such videos for you. Thank you. A flying car is a type of vehicle which can function as both a personal car and an aircraft. Many prototypes have been built since the early 20th century using a variety of flight technologies. Most have been designed to take off and land conventionally using a runway, although VTOL projects are increasing. None has yet been built in more than a handful of numbers. In recent years, our surface transportation infrastructure is suffering from overuse, extreme traffic congestion, and roadway disrepair. Instead of following the traditional infrastructure expansion policy, current transportation research focuses on developing innovative and novel solutions to the aforementioned issues. As a long-term solution, transportation scientists are also investigating the once seemingly futuristic notion of flying car technology, a convergent form of ground or air vehicle transportation, and assessing associated regulations. Recent technological advances are slowly bringing these capabilities closer to reality. The surmised advantages of a flying car network are many, as it effectively combines ideal characteristics of both planes and cars. Specifically, a flying car is much more maneuverable and would be less susceptible to traffic jams while traversing three-dimensional airspace as compared to two-dimensional ground-based roadways. The widespread adoption of flying cars will be predominantly shaped by public perception. Evaluation and statistical analysis of public perception toward a forthcoming transportation technology pose significant methodological challenges in terms of unobserved heterogeneity and temporal instability. A flying car must be capable of safe and reliable operation both on public roads and in the air. For mass adoption, it will also need to be environmentally friendly, able to fly without a fully qualified pilot at the controls, and come at affordable purchase and running costs. Design configurations vary widely, from modified road vehicles such as the AVE Mizar at one extreme to modified aircraft such as the plane-driven PD-1 at the other. Most are dedicated flying car designs. Like other aircraft, lift in flight is provided by a fixed wing, spinning rotor, or direct power lift. The powered helicopter rotor and direct lift both offer VTOL capability, while the fixed wing and autogyro rotor take off conventionally from a runway. The simplest and earliest approach was to take a drivable car and attach removable flying surfaces and propeller. However, when on the road, such a design must either tow its removable parts on a separate trailer or leave them behind and drive back to them before taking off again. The ongoing evolution of flying cars will have profound impacts upon various policies and standards that govern future development, test, evaluation, validation, and deployment of the technology. Forecasting existing regulations and establishing appropriate incentives that will serve to standardize and sustain a full-scale flying car transportation network will be required. The most critical segment of flying car operation will be ground or air transitions, takeoff or landing, which will demand NAS or FAA regulation and suitable governance for an integrated rather than segregated airspace. Another critical aspect would be addressing operational challenges and ensuring safety during adverse weather conditions, example heavy rainfall, high wind or snowstorm, etc. Mechanically, the requirements of powered flight are so challenging that every opportunity must be taken to keep weight to a minimum. A typical airframe is therefore lightweight and easily damaged. On the other hand, a road vehicle must be able to withstand significant impact loads from casual incidents while stationary.
as well as low speed and high speed impacts, and the high strength this demands can add considerable weight. A practical flying car must be both strong enough to pass road safety standards and light enough to fly. Any propeller or rotor blade also creates a hazard to passers-by when on the ground, especially if it is spinning. They must be permanently shrouded or folded away on landing. Regulatory regimes are being developed in anticipation of a large increase in the numbers of autonomous flying cars and personal air vehicles in the near future, and compliance with these regimes will be necessary for safe flight. A basic flying car requires the person at the controls to be both a qualified road driver and aircraft pilot. This is impractical for the majority of people, and so wider adoption will require computer systems to de-skill piloting. These skills include aircraft maneuvering, navigation, and emergency procedures, all in potentially crowded airspace. The onboard control system will also need to interact with other systems such as air traffic control and collision risk monitoring. A practical flying car may need to be capable of full autonomy, in which people are present only as passengers. A flying car capable of widespread use must operate acceptably within a heavily populated urban environment. The lift and propulsion systems must be quiet enough not to cause a nuisance and must not create excessive pollution. For example, pollution emission standards for road vehicles must be met. The clear environmental benefits of electric power are a strong incentive for its development. Many present-day communications, navigation and surveillance systems will require expansion to cover additional airspace requirements for flying cars. Fortunately, NASA and other agencies are developing operational policies for urban air mobility (UAM) related to aircraft, airspace and hazards, and to include provisions for security. As flying cars will drastically enhance the overall mobility of persons and goods within metropolitan regions, our air traffic management system must assign protocols for cyber security to assure reliable exchange of data. Example: vehicle, navigation, command and control, C2Link, weather and other novel authentication mechanisms will be required to detect intrusions and data leak. It is difficult to fully comprehend the far-reaching environmental impacts likely to be imposed by flying cars and flying car-based ride-sharing services. Although flying cars will presumably be a clean, that is partial or full electric power mode of a human transport, a substantial fleet of such vehicles could demand substantial energy resources and appreciably increase the overall amount that humans travel. The needs for the propulsion system to be both small and powerful, the vehicle structure both light and strong, and the control systems fully integrated and autonomous can only be met at present. If at all, using advanced and expensive technologies, this may prove a significant barrier to widespread adoption. Flying cars are used for relatively short distances at high frequency. They travel at lower speeds and altitudes than conventional passenger aircraft. Energy efficiency will be lower than that of a conventional aircraft. Similarly, the flying car's road performance is compromised by the requirements of flight and need to carry around various extra parts. So it is also less economical than a conventional motor car. In April 2012, the International Flying Car Association was established to be the central center for information and communication between the flying car industry, news networks, governments, and those seeking further information worldwide. Because flying cars need practical regulations that are mostly dealt with on a regional level. Several regional associations were established as well, with the European Flying Car Association (EFCA) representing these national member associations on a pan-European level. 51 independent countries, including the European Union member states, the accession candidates, and Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine. The associations are also organizing racing competitions for roadable aircraft in Europe. The European Roadable Aircraft (PRIX) ERAP
mainly to increase awareness about this type of aircraft among a broader audience. अमेरिकी सेना के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि लद्दाख के पास चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली है। यही नहीं, लद्दाख में चीन की ओर से तैयार किया जा रहा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डराने वाला है। अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लैन ने हिमालय से लगती सीमा पर चीन की सैन्य तैयारी को लेकर यह चेतावनी दी है। उन्होंने इसे चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार करार दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल चार्ल्स ने चुनिंदा पत्रकारों के एक दल से बातचीत में कहा, मेरा मानना है कि चीनी गतिविधि आंखें खोलने वाली है। मैं समझता हूं कि पश्चिमी थिएटर कमांड में बनाया जा रहा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डराने वाला है। चीन के अन्य सैन्य हथियारों की तरह से उससे यह किसी को पूछना होगा कि ये क्यों। अमेरिकी जनरल से कहा कि चीन का इस क्षेत्र में क्रमिक और घातक रास्ते पर बढ़ना और अस्थिर करने वाला तथा दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ मिलकर काम करें ताकि चीन के दबाव बढ़ाने वाले व्यवहार को जवाब दिया जा सकता है। भारत और अमेरिका दोनों ही पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाके में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। ये करीब 9,000 से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय में होने जा रहा है। यह अक्टूबर के महीने में होगा। दोनों देशों की सेनाएं उसी तरह के बेहद ठंडे मौसम में जंग लड़ने का अभ्यास करेंगी, जैसे अमेरिका के रूस के बेहद करीब स्थित अलास्का प्रांत में होता है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं की पहाड़ों पर युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में नई तकनीक, एयरफोर्स के हथियार और रियल टाइम खुफिया सूचना इकट्ठा करना शामिल है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाने जा रहा है ताकि टैंक जैसे भारी हथियारों को भारतीय सीमा के करीब तेजी से ले जाया जा सके। चीन ने लद्दाख से सटे अपने इलाके में हवाई ठिकानों को भी बहुत मजबूत बना दिया है। इससे भारत के लिए पूरे हिमालयी क्षेत्र में सीधे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत और चीन के कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक सीमा विवाद नहीं सुलझा है। खगोलविदों ने 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बौनी आकाशगंगा से निकलने वाले रहस्यमय और तेज रेडियो बर्स्ट की गुत्थी सुलझा ली है। नए शोध के अनुसार हाल के वर्षों में रेडियो बर्स्ट के अन्य डिटेक्शन की तुलना में यह ब्रह्मांडीय वस्तु बेहद अलग है। स्पेस में रेडियो तरंगों के मिलीसेकंड लंबे बर्स्ट को फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB कहते हैं। अकेले रेडियो बर्स्ट सिर्फ एक बार निकलते हैं और रिपीट नहीं होते, लेकिन बार बार निकलने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट से लगातार छोटी और एनर्जेटिक रेडियो तरंगें बाहर निकलती रहती है। CNN की खबर के अनुसार खगोलविद अपनी घरेलू आकाशगंगाओं में कुछ रेडियो बर्स्ट का पता लगाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें अभी तक इनके पीछे के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है। इन चमकदार और तीव्र रेडियो उत्सर्जन की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने से वैज्ञानिकों को इनके पीछे के असली कारण को समझने में मदद मिल सकती है। खगोलविदों ने FRB 190520 नाम के ऑब्जेक्ट का पता लगाया था, जब 20 मई 2019 को इससे रेडियो तरंगे का बर्स्ट मिला था। शोधकर्ताओं ने चीन में 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था और नवंबर 2019 में टेलीस्कोप डेटा में विस्फोट की खोज की गई थी। इसके बाद कई बार ऑब्जर्वेशन करने पर खगोलविदों को कुछ अजीबोगरीब दिखा।
ऑब्जेक्ट से बार बार रेडियो तरंगों का बर्स्ट निकल रहा था। 2020 में टीम ने हवाई सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने से पहले बर्स्ट की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए VLA टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। विजिबल लाइट में सुबारू का खोज में सामने आया कि बर्स्ट दूर स्थित एक बौनी आकाशगंगा के बाहरी इलाके से आया था। यह अध्ययन बुधवार को नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। VLA की जांच में सामने आया कि खगोलीय पिंड बर्स्ट के बीच कमजोर रेडियो तरंगों को भी छोड़ता है। नई खोज ने नए सवालों को जन्म दिया है, क्योंकि अब खगोलविदों का मानना है कि दो तरह के FRB हो सकते हैं।